नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण एक्शन में। वहीं विधानसभा परिसर का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिए सुझाव और निर्देश। रुड़की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय सदस्यों का भाजपा को मिला साथ। वहीं ब्लॉक प्रमुख पदों के उम्मीदवारों का किया समर्थन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा 36 सदस्यीय भारतीय जनता पार्टी के साथ। किच्छा में युवक की हत्या किए जाने का मामला आया सामने। जंगल से शव बरामद, परिजनों में मचा हड़कंप। युवक मंगलवार की शाम से था लापता। उत्तरकाशी के हिमस्खलन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 19 लोगों के निकाले गए शव। वहीं 10 लोग अभी भी लापता। 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंस गए थे 56 ट्रैकर्स। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी। विभाग की ओर से बहुत भारी बारिश की आशंका। अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की अपील। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण ने विधानसभा परिसर देहरादून का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अनुभागों, अधिकारियों के कार्यालय कक्ष, सभागारों सहित समितियों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को सुझाव देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले गैलरियों में साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अनुभागों के कार्यालय कक्ष में स्टाफ के बैठने की व्यवस्था को लेकर समितियों के कार्यालय कक्ष से संबंधित सभी विषयों की जानकारी ली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अनुभागों में पहुंचकर स्टाफ की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी ली। जी, आज मैंने अपना पूरा विधानसभा का जो परिसर है उसमें हर कमरे में जाकर देखा, अपने अफसरों से, अपने कर्मचारियों से मिली, कैसी साफ सफाई है, बाथरूमों की, लाइब्रेरी में कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पूरा जो विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है, उन सब पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए और जाकर सभी पूरे दफ्तर में घूमी, सभी के कमरों में घूमी और जायजा लिया। रुड़की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्दलीय विजयी हुए कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा के ब्लॉक प्रमुख पदों के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। इसके लिए सभी समर्थन देने वाले भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में समर्थन दिया। वहीं उस दौरान भट्ट ने कहा कि बीजेपी द्वारा चुने गए प्रत्याशी निर्विरोध जीतेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए मुद्दों पर विकास कार्यों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 36 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके पिताजी हमारे बीच में श्री विनोद कुमार जी उपस्थित हैं। और रात ही आपका मुझे फोन आया कि आपकी बात से मैं प्रभावित हूँ। मैंने अपने सभी के हमारे जो वहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए हमारे नीतीश कुमार जी, उनको समर्थन दे रहे हैं। और हमारे प्रदेश के एसओसी महामंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने अंकिता हत्याकांड पर यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट और हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को जांच प्रभावित करने का दोष भी बताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि वह वीआईपी का नाम भी उजागर हो सके जिन्हें स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसमें उन नेताओं के नाम देखिए, जो भी केवल उस दिन नहीं, अंकिता के लिए नहीं, कोई भी नेता जिनके लिए गलत तरीके से हमारी बेटियों का प्रयोग किया जाता था उस रिसोर्ट में, उन सब नेताओं के नाम खोले जाना चाहिए। उनके नेता हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे जो भी हो,
कोई आम आदमी तो जाएगा नहीं वहाँ, गरीब आदमी तो जाएगा नहीं वहाँ। उनके नाम खोले जाने चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पिताजी को भी साक्ष्य मिटाने के साक्ष्य मिटाने के लिए, घटना को दबाने के लिए जो उसने थाने पे दबाव डाला पटवारी पे, उसको लेकर उसके पिताजी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये अगर प्रदेश सरकार चाहती है कि लोगों को भरोसा बने तो इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के सभी अधिकारी जो है कहीं ना कहीं जो है उनसे विनोद आर्य से प्रभावित रहे। सरकार एसआईटी की जांच करवा रही है, मुझे नहीं लगता, और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ साथ बहुत सारा आज जो यूथ है, जो महिलाएं, किसी को भी नहीं लगता होगा कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट सही आएगी। देखिए, इसलिए नहीं आएगी कि जब आप यहाँ पर इतनी टैंपरिंग कर सकते हैं तो एसआईटी तो प्रदेश की बनाई हुई कमेटी है, तो क्या गारंटी है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं। हरिद्वार के लश्कर में छात्रावासों को लेकर उपजिला अधिकारी ने खानपुर के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभाग से संबंधित जानकारी ली गई और समस्या को सुलझाने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपजिला अधिकारी ने बताया कि समस्याएं उनके स्तर की थी, उनका निस्तारण किया गया है, और कुछ समस्याएं शासन स्तर की थी जिनसे शासन को अवगत कराकर निस्तारण किया जाएगा। तहसील लक्सर क्षेत्रांतर्गत कस्तूरबा बालिका विद्यालय और रमसा से चलने वाले 3 छात्रावास हैं, जिनकी व्यवस्थाओं को लेकर के उन छात्रावास का अध्यक्ष आज एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में छात्रावासों में जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें ये रूटीन बैठक होती है। इस बैठक में छात्रावासों में वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, बजट की क्या आवश्यकता है, कितना बजट उपलब्ध है, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। तो मुख्यतः यहाँ पे गोवर्धनपुर में और अकबरपुर में जो विद्यालय है वहाँ पे जो वहाँ के वार्डन हैं उनके द्वारा जो समस्याएं रखी गई उन पर विचार विमर्श किया गया है। जो समस्याएं इस लेवल पर निस्तारित होते हैं उस पर यहाँ पर उनका निस्तारण किया गया है, और कुछ समस्याएं जो शासन लेवल पर बजट से रिलेटेड हैं या अन्य हैं उनको शासन को पत्राचार करके उनका निस्तारण किया जाएगा। डेंगू का डंक अब राजधानी देहरादून में लगातार कम होता जा रहा है। हाल ही में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अब देहरादून में डेंगू की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून के मुख्य चिकित्सक मनोज उप्रेती ने कहा कि हमारे यहाँ डेंगू के 800 केस थे, जिनमें से 351 मरीज ठीक हो चुके हैं और 154 मरीज देहरादून के अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती है। उन्होंने कहा कि डेंगू के केस में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। ज़िले में इस वर्ष अभी तक अगर हम देखें तो डेंगू के ज़्यादा केसेस दिखाई पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस समय तक जो है लगभग हमने जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 800 केसेस कल तक हो चुके थे, और इसमें से जो हैं 351 केसेस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है। और इसमें 154 केसेस लगभग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं अलग अलग, और इसमें कल जो थे 39 केसेस भर्ती हुए थे अस्पतालों में, विभिन्न अस्पतालों में। और इसको देखते हुए हमारे जो नगर निगम से हैं टीम और हमारे आशा वर्कर्स की जो टीम है और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, ये सब मिल कर के कार्य कर रही हैं। और जहाँ जहाँ पर लार्वल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उन जगहों को चिन्हित किया गया है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन तरीके से काम हो रहा है सोर्स रिडक्शन का। जसपुर कोतवाली में ईद उल मिलादुन नबी और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्राओं को लेकर अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा के साथ साथ दोनों ही समुदायों के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि आगामी 9 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के ईद उल मिलादुन नबी पर्व के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, तो अगले दिन वाल्मीकि समाज के द्वारा वाल्मीकि जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
इसमें आने वाले 12 वफात और वाल्मीकि जयंती इन दोनों पर्वों को देखते हुए हमने जो क्षेत्र की जनता है इसके साथ एक मीटिंग की है और इसमें किस प्रकार से शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाना है इसके बारे में चर्चा की गई है और इसमें जो भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उसको देखते हुए फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी भ्रामक खबर चलाने वाले अगर कोई इस तरह के मामले आएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का मैसेज भी दिया गया। टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय एवं उप जिला चिकित्सालय के सामने मृतक सुषमा के माता पिता और भाई अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं सुषमा के माता पिता और भाई ने मजिस्ट्रेट का या सीबीआई जांच की मांग करते हुए ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी कराई जाने की बात कही है। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति अध्यक्ष SK सेन ने भी धरने को समर्थन दिया। आपको बता दें कि सुषमा की प्रेगनेंसी के दौरान गलत इंजेक्शन, गलत दवाइयां दिए जाने और ससुराल पक्ष की लापरवाही के कारण मौत हो गई थी। इस लड़की की शादी माधव टांडा पूरनपुर में हुई थी। वहाँ की लापरवाही से वो बीमार पड़ी। बीमार होने का प्रेगनेंसी थी। प्रेगनेंसी में उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, जो इंजेक्शन रिएक्शन करने के बाद वो आनंद फानन में हमारी लड़की यहाँ पहुँचाई। यहाँ पहुँचाने के बाद इसकी तत्काल सूचना हमने थाने वालों को दी कि भाई हम अभी इलाज कराएंगे, इस डिटेल में हम बाद में देंगे और बाद में देने के बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी। उसको ले जाकर ऋषिकेश ले आए। ऋषिकेश में इलाज होने के तुरंत बाद थोड़ी राहत मिली, उसको हम लेके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उसकी मृत्यु हुई। ऐसे में हमारे दिमाग में यह है कि ससुराल वालों की लापरवाही से उस लड़की के शरीर में खून बिल्कुल ही नहीं रहा। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार और समाज यही चाहता है कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। मुझे यहाँ पुलिस प्रशासन में भरोसा नहीं है, मेरे परिवार को भरोसा नहीं है, क्योंकि SP साहब 4 तारीख को आए थे, उनसे वार्ता हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, आपको 8-10 दिन में न्याय मिल जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब मुझे यहाँ, हम लोगों को यहाँ जांच करानी नहीं है, हमें मजिस्ट्रेटी या CBI CID जांच चाहिए। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग भरने से नहीं होंगे। अल्मोड़ा के सियालदे में क्षेत्रीय सर्वदलीय संगठन और उत्तराखंड जन कल्याण समिति ने अंकिता भंडारी और सिलट के दलित नेता जगदीश चंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की और इकुत खेत बाजार में ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राजस्व निरीक्षक राजेंद्र वर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सर्व संगठन और समस्त जनप्रति और जनता द्वारा युवा शक्ति सियालदे के इको खेत बाजार में आक्रोश रैली निकाली गई और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें महत्वपूर्ण ये था कि हत्या और रेपिस जैसे जघन्य मामलों में राज्यसभा लोकसभा से एक अधिनियम पास होना चाहिए और वो अधिनियम उत्तराखंड और अन्य राज्यों के विधानसभा में विधेयक पास किया जाए कि ऐसे जघन्य अपराधियों को 3 महीने के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। और साथ ही जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अंकिता हत्या मामले में 25 लाख की मुआवजा राशि दी, तो जगदीश हत्याकांड में क्यों नहीं, और जगदीश के परिवार को भी 25 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए और हत्या जैसे मामले में दोहरा मापदंड नहीं। अल्मोड़ा के डांडा कांडा में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब प्लेसेंटा स्कूल को सीज करने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा, पर ग्रामीणों ने बताया कि नायब तहसीलदार शराब पीकर मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब नायब तहसीलदार की मेडिकल कराने की मांग की है। के कलियर में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर खां पाक का सालाना उर्स शुरू हो गया है। इस उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान से लगभग 190 जायरीन रुड़की पहुंचे, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता भी सतर्क हो गया है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक बच्चा हरी बिरयानी दरगाह क्षेत्र में आज ही नहीं, पहले भी निरीक्षण हो रहा है। पहले काफ़ी दिनों से हम यहाँ आ रहे हैं और समय समय पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे चेकिंग हो रही है।
दरगाह परिसर में अंदर और बाहर जितने भी क्षेत्र है, जो मेन जगह है वहाँ भी चेकिंग की गई और बाहर जहाँ पर श्रद्धालु रुके हुए हैं, रह रहे हैं, आना जाना हो रहा है, हर जगह चेकिंग की जा रही है। और जो भी लावारिस सामान है, इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, इसकी निरंतर चेकिंग की जा रही है। VIP गेस्ट हाउस जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, अदर कंट्रीज़ की साइड में आ रहे हैं, तो उसमें उसके चारों ओर अंदर सब बाहर चेकिंग कर दी गई है और समय समय पर फिर दोबारा भी चेकिंग की जाएगी उसकी। भले ही बाजपुर जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लागू कर किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, लेकिन किसान जिलाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। यही कारण है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भी अपने खेत में पराली जलाकर मनमानी का परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि किसान पराली जलाएंगे और कोई किसानों को रोकेगा तो आंदोलन किया जाएगा। दो मसले पराली जो है, पराली हम जलाएंगे, बगैर पराली जलाए हमारा भला नहीं है। पूरे किसानों को हम मांगे पराली जलाओ, देखें कौन रोकता है। रोकेंगे तो फिर आंदोलन होंगे। जलानी है, सब किसानों को कहते पराली जलाओ, तुम देखा जाएगा जो होगा। उद्योग जो है इतने धुआं दे रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। काला धुआं जो है पूरे कई एकड़ों में फैल जाता है। इसका जो धुआं है, जो फैक्ट्रियाँ जो इसकी लोहे की फैक्ट्री चल रही हैं, निरा धुआं उगल रही हैं, बर्बाद कर रही, लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं। उनकी तरफ तो ख्याल नहीं है। किसानों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं कि धुआं है, धुआं कहाँ, धुआं पराली का सफ़ेद धुआं है। अभी हमें जानकारी नहीं थी और इस तरह का हो रहा है, चूँकि माननीय NGT के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश किया है कि पोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए पराली, जो धान की पराली, उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इस संबंध में धारा 144 लगाई है। माननीय न्यायालय के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कंप्लायंस हम सबको करवाना है और पुलिस को भी करवाना है, हमें भी करवाना है, दिखवाना है। और जो किसान संगठन है या किसान है, उनको भी उसकी कंप्लायंस करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है किसी को देख कर पूछ के नहीं जाता या ना नुकसान करता है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां भवानीगंज में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। घटना में दुकान के अंदर रखी लाखों रुपए की शराब के अलावा कुछ नकदी भी जलकर खाक हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। किच्छा में युवक की निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक का शव जंगल से बरामद होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम से युवक लापता चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों ने मृतक की पहचान किच्छा के वार्ड नंबर 6 निवासी शंभू दफादार के रूप में की है। परिजनों ने बताया कि शंभू घर से लापता हुआ था और काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा था। वहीं शंभू की धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। ये एक शंभू नामक व्यक्ति का बॉडी हम लोगों को बरामद हुआ है। परसों से ये गुमशुदा थे, तो इनकी सूचना आज सुबह ही थाने पर आई, तो पुलिस और परिजन साथ में तलाश कर रहे थे। तो ये बॉडी अभी मिली है। फिलहाल इस पर कुछ गहरे चोट के निशान हैं। तो हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया, FSL टीम को बुलाया। मौके से हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी इसके तथ्य हैं और जो भी इसमें कारण है, इसके सब जानकारी करके इसमें तलाश की जा रही है। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हम टीमें गठित कर रहे हैं और सारे एंगल पे इसमें काम किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, कुछ उनके बातचीत से और कुछ जो मौके से सामान बरामद हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ सुराग मिले हैं, तो इस समय शेयर करना ठीक नहीं है। उसकी उन्हीं सब सुरागों के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें उम्मीद करते हैं कि जल्द इस घटना का खुलासा किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हादसे में अब तक 19 की डेड बॉडी निकाली जा चुकी है और 10 लोग अभी भी लापता है। साथ ही 5 घायलों का उत्तरकाशी में इलाज चल रहा है। फिलहाल खराब मौसम के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 5 अक्टूबर को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी की डांडा चोटी पर हुए एवलॉन्च में 56 ट्रैकर्स फंस गए थे।
देहरादून का आपदा प्रबंधन मौसम विभाग की भविष्यवाणी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सतर्क रहने और पहले से ही संभावित आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। हो रहा है तो ऑब्वियसली चिंता लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि अक्टूबर में होता है तो आशंका ये होती है कहीं प्लॉट बस्ट न हो जाए। तो हमारी पूरी टीमें हाई अलर्ट पे है और जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, लोगों को डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे एनडीआरएफ की टीम पौड़ी गई थी तो उनको भी पौड़ी में ही रोक दिया गया कि हाई अलर्ट है, तो उसको देखते हुए आप पौड़ी में ही अभी रहें 2 दिन और। तो इस तरह से हम टीमों को डिप्लॉय कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ रहनी चाहिए या टीम कम है आदमी